नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश को विकास का अमृत मिलने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जोड़ी ने मिलकर आज वो अध्याय लिखा है जो प्रदेश की रेल कनेक्टिविटी और यात्रियों की सुविधा को एक नए युग में ले जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के 6 बड़े रेलवे स्टेशनों सिवनी, शाजापुर, ओरछा, नर्मदापुरम, श्रीधाम और कटनी साउथ का लोकार्पण आज वर्चुअली हुआ, लेकिन विपक्ष ने इसे दिखावे की राजनीति बताया। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सरकार पर तीखा हमला बोला, कहा कि रोजगार नहीं है, सिर्फ उद्घाटन की राजनीतियां चल रही हैं। तो क्या यह विकास का अमृत है या सिर्फ प्रचार की पटकथा? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर डालिए। राजस्थान के बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 103 अमृत स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इन्हीं में शामिल थे मध्य प्रदेश के 6 स्टेशन सिवनी, शाजापुर, ओरछा, नर्मदापुरम, श्रीधाम और कटनी साउथ, जो अब यात्रियों को आधुनिक तकनीक, डिजिटल सुविधा और सुरक्षित यात्रा का भरोसा देंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये केवल स्टेशन का नवीनीकरण नहीं, बल्कि समग्र जन कल्याण का हिस्सा है। आज ये जो सौगात मिल रही है, 6 स्टेशन मध्य प्रदेश के हैं, यहाँ हमारा नर्मदापुरम भी है, कटनी भी है, श्रीधाम भी है। आपने श्रीधाम ट्रेन चलाई, इसके बाद अपना शाजापुर है, लगातार 6 अलग अलग स्थान, ओरछा भी है, राजा राम की नगरी, और ये स्वयं अपना नर्मदापुरम है, सिवनी भी जोड़ा गया। 6 स्टेशन के माध्यम से इनका सबका पुनर्निर्माण कराया, जहाँ पर फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म, दिव्यांगजनों को सुविधा, सभी प्रकार की व्यवस्था जोड़ते हुए। और आज प्रधानमंत्री राजस्थान में बीकानेर से 103 पुनर्विकसित स्टेशनों का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके कारण से सभी रेल परियोजनाओं पे आज की स्थिति में लगभग 1 लाख करोड़ के अलग अलग काम चल रहे हैं, जिनके लिए अलग प्रकार से विकास का एक नया कीर्तिमान बनेगा। अमृत स्टेशन पर अब अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जैसे नया फुट ओवर ब्रिज, दिव्यांगों के लिए रैंप, एयर कूल्ड वेटिंग रूम, डिजिटल डिस्प्ले और साफ सुथरे प्लेटफॉर्म। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का रेलवे सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत रीढ़ बन रहा है। अमृत भारत योजना का मकसद यही है, यात्रियों को भविष्य की सुविधा आज ही मिले। विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहाँ रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। सरकार जहां इसे मध्य प्रदेश के लिए सौगात बता रही है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये अमृत नहीं, जनता को भ्रमित करने की राजनीति है। हर मंच पर उद्घाटन, हर भाषण में दावा, लेकिन रोजगार कहां है? किसानों की आय कहां है? युवा दर दर भटक रहे हैं। अब कैबिनेट बैठकों का मकसद विकास नहीं, फोटो खिंचवाना हो गया है। सवाल पूछना हमारा अधिकार है और जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी। कांग्रेस ने ये भी कहा कि अब हम पंचायत से लेकर वार्ड स्तर तक सरकार से जवाब मांगेंगे। आज मोहन यादव जी की कैबिनेट का इंदौर में मीटिंग हुई है। उन्होंने इंदौर में मीटिंग ली, पर इंदौर में 2000 करोड़ रुपए का करप्शन हुआ। जिस तरीके से पार्षद से लेके सांसद तक उनके जीते, पूरा इंदौर रेंग रहा है। पैदल चलने में जहां 10 मिनट की दूरी वहां 1 घंटा लगता है, उस पर कैबिनेट मौन थी।
कैबिनेट ने एक एक शब्द हलक से नहीं निकाला। एक मंत्री को पास में बिठा के फोटो खिंचा रहा है, दूसरा मंत्री गायब है। तो मैं मानता हूँ ये सब सवाल मध्य प्रदेश की जनता के सामने हैं और हम सब मिलकर इसका जवाब मांगेंगे। धन्यवाद। तो एक तरफ सरकार कह रही है विकास की गाड़ी पटरी पर है, वहीं कांग्रेस के मुताबिक ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है। रेल की रफ्तार के साथ जब विकास की सोच जुड़ती है तो स्टेशन सिर्फ पहुंचने की जगह नहीं रहते, वो प्रगति के प्लेटफॉर्म बन जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को आज विकास का अमृत मिलने का दावा है, लेकिन क्या ये अमृत सभी तक पहुंचेगा या कुछ के लिए ही रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो क्या मध्य प्रदेश को आज मिला विकास का अमृत, इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़े हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपके इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता स्पर्श चौधरी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। स्पर्श जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश गौतम जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। प्रवेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। योगेश गुप्ता जी, आज जिस तरह से 6 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन मिशन के तहत नवीनीकरण हुआ है, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई है, लगातार बधाइयों का सिलसिला भी सरकार के लिए इसमें है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सवाल उठाए, कहा कि सिर्फ इवेंट्स हो रहे हैं, रोजगार कहां है, जमीनी मुद्दे कहां हैं। देखिए अमित जी, कांग्रेस पार्टी पिछले 20 सालों से जी मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर है। अगर 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार का समय छोड़ दें तो जी मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को एक मौका दिया था 2018 में जी कि आप इतने प्रश्न पूछते हो मध्य प्रदेश के उत्थान के लिए, तो चलिए हम आपको जनादेश देते हैं। जी क्या किया कांग्रेस के निकम्मे नेताओं ने? उस जनादेश का अपमान किया, वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाया, जनप्रतिनिधियों को चलो चलो किया। जी सिर्फ 15 महीने में वसूली भाई बैठ गए कमलनाथ जी के रूप में और वसूली का काम चालू किया। मध्य प्रदेश की जनता ने देखा उस 15 माह का दुशासन। तब कमलनाथ जी खजाना खाली है के रोना रोते रहे पूरे 15 महीने तक। बत्ती गुल हो जाती थी, आरोप लगाते थे कि आरएसएस वाले लोग बत्ती उड़वा रहे, जी जबकि हम बिजली, पानी और सड़क के मामले में आत्मनिर्भर हैं। कमलनाथ जी के समय भी थे, मगर कमलनाथ जी का दुखड़ा आप सम्मानित मीडिया के समक्ष था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मध्य प्रदेश को लेकर साथ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल को देखें 2014 से लेकर और आज तक का, जी तो कुछ आंकड़ों के माध्यम से जानकारी आपके दर्शकों तक पहुंचाऊंगा कि 136 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें जी पिछले 7 सालों में चलाई गई, जिनकी स्पीड 130 से लेकर 180 किलोमीटर पर आवर की है। जी वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार अगर 10 साल का उसके कार्यकाल का उल्लेख करें तो 10 शताब्दी ट्रेन भी नहीं चल पाई। 2 या 4 शताब्दी ट्रेनें उन्होंने चलाई। जी तो 55-60 सालों तक जिन्होंने भारत का दोहन किया, जिन्होंने प्रदेश का दोहन किया, वो भ्रष्टाचार का रोना रोते हैं। जीतू पटवारी जी को अभी मैंने सुना कह रहे थे कि इंदौर में 10 मिनट का पैदल सफर 1 घंटे में होता है। ये जीतू पटवारी जी के कई वीडियो आपको मिल जाएंगे मस्त साइकिल चलाते हुए इंदौर की सड़कों पर सुरक्षित ढंग से। तो झूठ बोलो मगर ऐसा बोलो कि समझ में है। जी इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता इन कांग्रेस के नेताओं को समझ रही है। वहीं 103 जी अमृत स्टेशनों के माध्यम से जहां हमारे छोटे जिले आधुनिक बनेंगे, जनता के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी, वातानुकूलित उसमें प्रतीक्षालय बनेंगे, डिजिटलाइजेशन होगा और स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्टेशन भी साफ सुथरे होंगे। ग्रीन टॉयलेट का यूज पिछले 5-7 सालों से किया जा रहा है सारी ट्रेनों में, और आज हमारा प्लेटफॉर्म बदबू मुक्त है। तो काम हो रहा है, मगर कांग्रेस के मेरे मित्र लोग और कांग्रेस के नेता ये देखना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कुछ और बिंदुओं के माध्यम से। कुछ एक मिनट और लूंगा जी। ओके जी, 1 मिनट और लूंगा। जिस प्रकार पार्वती, काली, सिंधु, चंबल लिंक परियोजना से 40 लाख लोगों को फायदा हुआ, और जिस प्रकार अप्रैल में
माननीय नितिन गडकरी जी ने जी 5800 करोड़ के हिसाब 5800 करोड़ की परियोजना नेशनल हाईवेज को लेकर आई, जिसमें छोटे छोटे जिलों को शामिल किया गया। जी वो करने के पीछे उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है कि बड़े शहरों से जुड़ने वाले जो हमारे छोटे जिले हैं वो विकास की रफ्तार में बराबर के सहभागीदार बने। जी विकसित भारत 2047 के लिए काम हो रहा है। कांग्रेस के मित्र समझ ही नहीं पा रहे हैं। जहां कांग्रेस की सोचने समझने की शक्ति खत्म होती है, वहां से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जवाब ले मोदी लेते जी हैं। सोचना इस पर आरंभ करते चौधरी जी, हैं। काम बहुत हो रहा है, आज भी हुआ, लेकिन कांग्रेस को नहीं दिख रहा, सरकार का कहना है। तो मुझे लगा गुप्ता जी को आज का लगता है विषय नहीं पता है। मुझे लगा रेलवे पे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, दरअसल रेलवे पर बचपन चर्चा से है। मैं रेलवे पे स्लीपर तो पता क्लास है, में वंदे ट्रैवल भारत करती रही। पे। मुझे जी। याद है कि एयर रेलवे कंडीशन भी बताया मैंने। रिजर्व टिकट्स तो अब हम करने लगे हैं जब थोड़ा मिडिल क्लास ऊपर बढ़ा है। जी तो आप आज की डेट में मैं या हम में से कोई भी जो मिडिल क्लास परिवार है वो स्लीपर में ट्रैवल क्यों नहीं कर पाता है? उसका कारण ये है कि हमारे जो उसकी स्थिति है, ट्रैवल की जो क्वालिटी वो इतनी गिर गई है। जी। रिजर्व टिकट्स हो तब भी स्थिति बहुत गिर गई है, सीट्स कम कर दी गई हैं। ये तो एक बात है। अभी माननीय मोदी जी कह रहे थे कि सफर शब्द यूज किया था, बट जी। एक्चुअली सफर होने लगा है, अंग्रेजी वाला सफर, इंग्लिश वाला झूला सफर आप कह डाल रहे के हैं। टॉयलेट्स जी। में जो ट्रैवल करना पड़ रहा है दुर्भाग्य से। तो क्या हुआ कि ये टॉपिक आज का बड़ा शानदार था और आपको पूरे देश को बधाइयां। 103 परियोजनाएं जो सरकार को करना भी चाहिए, जी लेकिन हरी झंडियां दिखाने से जो जमीन पर जो नतीजे पैसेंजर्स को फेस करने पड़ते हैं उनका जवाब नहीं मिलता। चेरलापल्ली में हैदराबाद का पास का स्टेशन है, 3 मई को पहली 25 मिलीमीटर बारिश में जी जो बनने के बाद की 4 साल लगे थे बनने में, माननीय मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, हरी झंडी दिखाई थी। देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी जी। दिखाते हैं, सभी प्रधानमंत्री। और उसके बाद वो पहली बारिश में, हल्की सी बारिश में उसके छप्पड़ उड़ गए, टीन उड़ गए, आयरन शेड्स उड़ गए और वाटर पार्क बन गया। तो क्या एक पैसेंजर के नाते मैं करोड़ों इतने खर्च किए गए कि बजाय ये सवाल नहीं पूछूंगी कि मैं वहां खड़ी हूं तो मैं भीगू ना, जी है ना? इसके अलावा दिल्ली का भगदड़ जो हुआ था कुंभ के समय, वो सबको पता है कि जो लास्ट मोमेंट पे प्लेटफॉर्म चेंज किया गया था, जी उसके कारण जो क्राउड मैनेजमेंट का फेलियर हमारा। तो मैं सवाल करूंगी कि अगर हम इस तरीके के अमृत स्टेशन, मैंने भी इसके पूरे फीचर्स पढ़े, मैं इटारसी से आती हूँ और इटारसी में 32 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, लंबा समय लेगा बनने में क्योंकि 385 ट्रेनें गुजरती हैं और उसकी स्थिति क्या है वो भी मुझे पता है। काफी गंदा स्टेशन हमारा होता है, सुधर रहा है लेकिन गंदा होता है बहुत, और एस्केलेटर हर दूसरे दिन बंद रहती है। तो मेरे सवाल यही है कि सिर्फ जो हम बोलते हैं कि ये है, पैसेंजर से कभी बात कीजिए और हाँ, खुद कभी स्लीपर और जनरल डब्बे में बैठिए। मैं जनरल में जब भी बैठती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वाकई में असली भारत यहाँ बसता है। भारतीय रेलवे का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है अमित जी, जिसने लंबे समय तक वर्किंग क्लास को, मिडिल क्लासेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए। कोविड में हमने उसका मिसमैनेजमेंट देखा और तब से अभी तक हम देख रहे हैं कि जिस किस्म की उसकी स्थिति है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पिछले इन 10-11 सालों में जो अगर हम डेकेडल आरटीआई रिपोर्ट्स फाइल की गई रिपोर्ट्स आई, तो जो सुरक्षा की घटना, जो चिंताएं हैं, जिस किस्म से बड़े लेवल के रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेट अस नॉट टॉक अबाउट कि तुम्हारे काल में इतना हुआ, तुम्हारे काल में इतना हुआ। अरे जाने हैं वो किसी की भी जाने किसी भी समय गई हो। आप सरकार में 11 साल से, आप इवेंट बाजी वाली सरकार है, तो जवाब आपको देना होगा कि अगर बालासोर में 250 से ज्यादा लोग मरते हैं तो उसकी जवाबदेही क्या तय की गई? क्या जांच रिपोर्ट को पब्लिक किया गया? मैं तो एक उदाहरण ले रही हूँ, मेरे हिसाब से 2014 से 23 का आंकड़ा है, 640 से ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि 5 साल में इतने हुए हैं, सब ऑफिशियल डेटा है। सवाल ये है कि इनके पीछे जो हमारी सिग्नलिंग की प्रॉब्लम है, नैरो गेज वर्सेस ब्रॉड गेज के इश्यूज हैं, इनकी समस्याएं सॉल्व किए बिना ये जो 6 प्लेटफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, 6 स्टेशंस की बात कर रहे हैं, ये छोटे हैं ज्यादातर। अगर मैं सिवनी की बात करूं, बहुत छोटा है, उसमें तो अभी ट्रेनें थोड़ी बेटर चलने भी लगी हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि आप एक उम्मीद रखना चाहते हैं, लेकिन ये पहली बार तो है नहीं। अमृत प्रोजेक्ट लंबे समय से चल रहा है, तो जो बाकी जगहों पर इसके साथ जो फेलियर्स हुए हैं, उन फेलियर्स को अगर ध्यान दे लें और जनता जब ट्रेन में चढ़े तो मर के डेड बॉडी के रूप में ना लौटे। मैं बहुत कड़वा बोल रही हूँ, लेकिन जब एक भी हमारे घर का सदस्य अगर किसी ट्रेन यात्रा में मर जाता है तब हमें समझ में आती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये ध्यान देने की जरूरत है, कुंभ की, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ हो,
एयरपोर्ट्स में भी सिमिलर इशू घटनाएं है, काफी निश्चित तौर पर सामने आई हैं और आज जब उद्घाटन किया गया तो इस विषय को भी कहा गया कि बहुत ज्यादा सेफ ट्रैवल अब रेलवेज में हो रहा है। बिल्कुल, इस पर जी मैं फिर से आपका रुख करूंगा निश्चित तौर पर आपसे और आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश गौतम जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवेश गौतम जी माफ कीजिएगा। प्रवेश जी, लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रेनों को लेकर के आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह लगते रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से इन स्टेशनों का हम देख रहे हैं लोकार्पण हुआ है, तो क्या माना जाए कि कुछ तब्दीली मध्य प्रदेश के इन 6 स्टेशनों में आएगी या फिर जो बुनियादी चीजें हैं उस पर भी ध्यान उतना ही हमें देना होगा? जी आवाज नहीं आ रही प्रवेश जी? जी प्रवेश जी, आपकी आवाज मिल रही है। मेरा तो माइक ऑन है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी हेलो, अब आ रही। अब आइए। पहले तो मैं आपको बताऊं कि स्टेशन बनने से रेल परिचालन इंप्रूव नहीं होता, इस पे ध्यान समझना होगा हमें अंतर। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। 2015 में जब भाजपा की सरकार आई थी केंद्र में 14 में, तो 15 में वर्ल्ड क्लास स्टेशन की बात की गई थी और इसका हबीबगंज, जो अब रानी कमलापति कहते हैं, देश में एकमात्र वर्ल्ड क्लास रीडेवलपमेंट स्टेशन के प्रोजेक्ट तहत कंप्लीट हुआ था। लेकिन इसी के साथ 5 स्टेशन और घोषित हुए थे, बाद में वो शायद 40 स्टेशनों की घोषणा की थी जी। उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? आज भी वो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, नंबर 1। नंबर 2, अमृत भारत स्टेशन के तहत जो स्टेशन का चुनाव किया गया है वो है ज्यादातर छोटे स्टेशन है। अभी जो अगले फेज में मध्य प्रदेश के जो करीब 40 स्टेशन है, अभी तो 6 का हुआ है, उनके बाद जिनका होना है, यदि मैं उनके फुटफॉल की बात करूं, देखिए रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लगभग 20 करोड़ रुपए आप एक स्टेशन पे लगाते हैं, लेकिन हमें रिटर्न क्या मिलता? उन स्टेशनों पे आज भी बेसिक एमिनिटीज नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भोपाल रेल मंडल के अंदर यदि 36 स्टेशन है तो उनमें से 30 में गर्मी के समय हर प्लेटफॉर्म पे नल पे पानी नहीं मिलेगा जी। अभी योगेश जी ने बात की कि वंदे भारत 130 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है। वैसे ये सपने हैं अभी फिलहाल, हवा की बातें हैं। वास्तविकता ये है कि औसत स्पीड उसकी अभी 100 के नीचे है, यदि आप पूरे भारतीय रेलवे का आंकड़ा देखेंगे। इसके बाद में आता हूँ, स्वच्छता की बात की गई। अमृत भारत में स्टेशन बिल्डिंग पे फोकस किया है, इसमें नो डाउट। बाहर फैकेट जिसे कहते हैं, अब बाहरी आवरण बहुत अच्छा बनाया गया है, परंतु आज भी स्लीपर पहनकर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे में यात्रा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उदाहरण मैं आपको समझा देता हूं। हमारे बीजेपी के जो साथी हैं या जो भी लोग हैं, यदि नर्मदापुरम स्टेशन गए हो या शाहजहांपुर स्टेशन गए हो, तो आजकल ट्रेनों का कंपोजिशन होता है करीब 24 कोच का, जिसकी लंबाई लगभग 500 मीटर के आसपास होती है। वहां प्लेटफॉर्म की लंबाई आज भी 300-350 मीटर है, यानी ट्रेन के करीब 4 से 5 डब्बे प्लेटफॉर्म के आगे रुकते हैं और उन डब्बों पे चढ़ता है आम यात्री, जनरल क्लास वाला, जिसको प्लेटफॉर्म से डब्बे में चढ़ने की सुविधा प्राप्त नहीं होती। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात है अमित जी, जो इस पर किसी ने फोकस किया नहीं किया, मैं नहीं जानता, पर मैंने इसके पहले बहुत सारी रिपोर्टिंग भी की है। भारतीय रेलवे ने सफाई का बजट कम किया है। मैं फिर बता रहा हूँ, स्वच्छता का बजट कम किया है और इससे समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। भोपाल रेल मंडल के भोपाल स्टेशन हो, इटारसी से हमारी स्पर्शी आती है, उन्होंने देखा हो। इसका जो महत्वपूर्ण कारण मैं बता दूं, पहले इन्होंने उसको मैन पावर बेस्ड टेंडर किया जो करीब 4 करोड़ का होता था, लेकिन कॉस्ट कटिंग की चक्कर से इन्होंने इसको आउटकम बेसिस कर दिया। यानी जहां यदि इटारसी की बात करूं तो 150 मैन पावर की आवश्यकता थी, आज की डेट में वो 50 से 60 में काम हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो 150 लोग काम करते थे, वो काम अब 50-60 लोग कैसे करेंगे। तो क्वालिटी जो है वो बहुत गिरी है। आप भोपाल स्टेशन घूम के आएंगे, हालत खराब है। शाहजहांपुर स्टेशन की मैं बात करूं, यदि आप बारीक से देखेंगे तो आज भी उसमें प्रॉपर एफओबी की आपको सुविधा नहीं मिलेगी। यात्रियों का जो फ्री मूवमेंट है जिस पॉइंट से जहां से वो चलते हैं, वो नहीं मिलेगा। मैंने फुटफॉल की भी बात की थी। अमृत भारत स्टेशन के तहत एटलीस्ट मध्य प्रदेश में जो स्टेशन चयनित किए गए हैं, यदि मैं भोपाल रेल मंडल की बात करूं, उनमें कई स्टेशन ऐसे हैं कि आप चौक जाएंगे, दिन भर में 4 या 5 गाड़ियां ही रुकती है। यानी कुल मिला के 1000 या 800 या 700 लोग ही चढ़ते उतरते हैं। ऐसे में वहां पे वीआईपी लाउंज आप बना भी देंगे तो उसका उपयोग कौन करेगा। भोपाल स्टेशन छोड़िए, आप नई दिल्ली स्टेशन जब जाते हैं, आज भी आम आदमी वेटिंग रूम में जाने से डरता है, आम यात्री, कि 50 रुपए घंटा उसको बैठने के लिए देना होगा ठंडे में, मतलब यदि एसी का सुख लेना है तो। और जनरल पे वेटिंग एरिया लगातार घटता जा रहा है। भोपाल में भी यही आलम था, इटारसी में भी यही आलम था। जो एक नॉर्मल वेटिंग रूम था जिसमें एसी की सुविधा थी, आप जब घुसते हैं तो उसका 10 रुपए घंटा या 20 रुपए घंटा चार्ज देना होता। अब मैं आता हूँ दुर्घटनाओं पे बात करने पे। भारतीय रेलवे
ने अपना फैकेट पे जरूर इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन जो मेरी जानकारी है, जो मेरा अनुभव है, मैंने रेलवे को बहुत नजदीक से देखा, 10 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, सेफ्टी को लेकर बहुत लापरवाही बरती जा रही है। उदाहरण, कल ही नर्मदापुरम के पास वंदे भारत ट्रेन में निर्माणाधीन ब्रिज के सरिये टकरा गए। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो गया। मैं बताता हूँ, सेफ्टी के कई पैरामीटर्स हैं जिनका अनुपालन नहीं हो रहा है। ओएचई वायर टूट गई है। और एक महत्वपूर्ण बात अमित जी मैं बताना चाहूंगा, हमारी भारतीय रेलवे जो चलाते हैं, कौन चलाते हैं? लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट। अकेले भोपाल रेल मंडल में काफी कमी है इस पद को लेकर। आप पूरे संपूर्ण भारतीय रेलवे की बात करेंगे तो वहां पे कमी है, यानी एक लोको पायलट को 14 घंटे ट्रेन चलानी पड़ रही है, जो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, हाँ। आप या मैं 7 घंटे लगा गाड़ी चला जी, बिल्कुल जी सर। की गाड़ी और 8-8, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे चलते हैं, कितनी क्या हालत होता होगा। मालगाड़ियों की हालत में बात करूं तो आज भी हमारे ट्रैक में मालगाड़ियों को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पा रहा है, जिससे रेलवे की आमदनी उतनी नहीं बढ़ रही। अभी हाल ही में अभी योगेश जी ने नितिन गडकरी जी का उल्लेख किया, तो मैं एक और आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय रेलवे ने फोकस किया था कि हम जो रोड ट्रैफिक है उसको कैप्चर करेंगे। उनका जो टारगेट था, जो मेरी जानकारी, अभी तक मैं एग्जैक्ट आंकड़े अभी नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है वो शायद 40% भी अचीव नहीं कर पाए हैं। उदाहरण के लिए, भोपाल से आपको उज्जैन जाना है या इंदौर जाना है तो आप ट्रेन की बजाय बाई रोड जाना ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैं बिल्कुल इस पर जवाब लेता हूं योगेश जी से। मैं फिर आपका रुख करूंगा प्रवेश जी। योगेश गुप्ता जी, हम स्टेशन तो लगातार अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जो दोनों पैनलिस्ट ने चुनौतियां बताई हैं, क्या मानते हैं कि मध्य प्रदेश के स्टेशनों के साथ भी स्थिति है? काफी सारे प्रश्न है, समय दीजिएगा जी। अनुरोध है मेरा। जी जी योगेश जी, आपकी आदरणीय पत्रकार महोदय की बात से इसलिए सहमत नहीं हूं कि बुरा जो देखन में चला तो अच्छा ना मिला कोई। मतलब सिर्फ बुराइयां उन्होंने पिछले 10-12 सालों में जो निकाल सकते थे वो निकाली, वो भी सत्यापित या तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। क्योंकि भोपाल शहर में बैठकर अगर आप रानी कमलापति स्टेशन को जी वर्ल्ड क्लास नहीं मानते हो या उसमें सुविधाओं की कमी बताते हो, तो ये अपने आप में आपकी पत्रकारिता के ऊपर सवाल उठाता है। एक बात। दूसरी बात देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था आदरणीय, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैं आपकी बुराई सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं सरकार का पक्ष रखूंगा, मैं सरकार का पक्ष रखूंगा। प्रमाणित वो कर सकते हैं, कह रहे हैं योगेश गुप्ता जी। वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने सवाल उठाए हैं तो प्रमाणित भी कर सकते हैं, तथ्यों के साथ कहा है। जी, अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं तो मैं सरकार का पक्ष मजबूती से रखूंगा, आपको बौखलाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन पत्रकारिता वो कह रहे हैं कि प्रामाणिकता के साथ वो अपनी बात करें। आपकी बात ठीक है, हम व्यक्तिगत बहस में ना जाए, मैं निवेदन करूंगा सभी पैनलिस्ट से, हम विषय पर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात सुनी मैंने, आपकी बात सुनी, मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बातों का। आप कह रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन 130-180 की स्पीड से नहीं चल रही। कल का उदाहरण दे रहा हूं, कल का ताजी, पता नहीं आपने पढ़ी नहीं पढ़ी या आपकी नॉलेज में है कि नहीं वो खबर। कोटा से लेकर लाबान के बीच में 30 किलोमीटर के एरिया में 180 की स्पीड से वंदे भारत ट्रेन राजस्थान में चली। दिल्ली से भोपाल के बीच में बिना सेंक्शन से, झांसी से लेकर और भोपाल तक 150 की स्पीड कई बार प्रमाणित हो चुकी है। आप चैनल पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं। ठीक है योगेश जी, आपको है दूसरी बात स्पर्श जी ने बोला, स्पर्श जी ने बोला, आप बात कर रहे हैं बिना से स्लीपर क्लास का टिकट लेते हैं, स्लीपर क्लास का टिकट लेते। देखिए आप ही कर लीजिए डिबेट। आप प्रश्न भी उठाते हैं तो जवाब तो सुनिए महोदय। ऐसा तो नहीं होगा कि आपके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होगा। प्रश्न करते हैं तो प्रति उत्तर होगा ना उसका भी। आप सरकार से पूछ रहे हैं तो मैं सरकार के नुमाइंदे के रूप में बैठा हूं, जवाब दे रहा हूं। जी योगेश जी, स्पर्श जी ने स्लीपर की बात करी। जी, देखो डिजिटलाइजेशन के जमाने में घर बैठे टिकट सुविधा तो थी। अभी कुछ दिन पहले अगर आपकी जानकारी में हो तो सिस्टम को अपडेट किया गया है। अब स्लीपर से थर्ड एसी, थर्ड एसी से सेकंड एसी, सेकंड एसी से फर्स्ट एसी, ऑटोमेटिकली अपग्रेडेशन होगा। ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्नलिंग की जो बात की गई तो उसमें भी 4 पॉइंट कुछ का सिस्टम जो अत्याधुनिक है, जो कम से कम एक्सीडेंट हो वो लाया जा रहा है। कई जगह उसका ट्रायल हो चुका है। जी,
तो काम हम कर रहे हैं। हम निकम्मों के भांति 55 साल तक हाथ से हाथ धरकर नहीं बैठे। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो निश्चित रूप से हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के लिए, विकसित भारत के लिए और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं। उसको हमारी जनता जो मध्य प्रदेश की, जिसके प्रति हम जवाब दें, वो उन कामों को न केवल अप्रिशिएट कर रही है, लगातार अपना जनादेश दे रही है। आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो। जो कमियां हैं मानता हूं कि पूरी तरह से ओके नहीं है, कमियां हैं उनको दूर कर रहे हैं, खामियां हैं उनको दूर कर रहे हैं। समय लगेगा साहब, 55-60 साल का गड्ढा था, भरने में समय लगेगा। जवाब देते हैं इस पर जी, क्या कमियां दूर हो पाएंगी? जिन 6 स्टेशनों को मध्य प्रदेश में जगह दी गई है, क्या मानती हैं कोई बदलाव आएगा इससे? एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि ये वो समय चल रहा है जहां बहुत एहसान फरामोश हैं। आजादी के बाद से किए गए सभी कामों को ऐसा कोई इससे पहले प्रधानमंत्रित्व काल नहीं हुआ है। ये बड़ा नया चलन चला है, तो मैं इससे अग्री नहीं करती हूँ। लेकिन अभी समय कम है, तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि एक मिडिल क्लास पैसेंजर होने के नाते भी, और जो हम बातें करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उनके नाते भी मैं कहूंगी कि मुझे गौतम जी को सुन के बहुत इस मामले में हर्ष हुआ कि मैंने कुछ तथ्य सीखे। मैं भी यहाँ एक्नॉलेज करना चाहूंगी एज एन एक्सपर्ट, मैंने आपसे भी कुछ सीखा। तो मैं कहूंगी कि अभी काम करने को बहुत कुछ है। अगर योगेश गुप्ता जी इसे एक्सेप्ट कर लें, पहले तो खुद सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हरी झंडियां दिखाने से काम नहीं होगा। आई थिंक रेलवे के अधिकारी एक्सेप्ट कर रहे होंगे, लेकिन आपका नेतृत्व और आप लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी कभी जनरल डब्बे में जो यूटीएसएफ से टिकट कर भी जा सकते हैं, आप ही ने बताया होता है, मैं भी करके जाती हूँ, कभी कभी चले जाइए। और मेरी एक दोस्त ने लगातार ये दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो कमी है उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन विपक्ष के अपने सवाल है। वहीं पत्रकार भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आप दावे तो करते, लेकिन धरातल पर कितनी इसमें सच्चाई है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इसका अहम हिस्सा बनने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।